ग्रोथ को लेकर आईएमएफ ने बजाए खतरे की घंटी। 2015 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान 7.5 से घटाकर 7.3 किया। ग्लोबल ग्रोथ का लक्ष्य भी घटाया। India clearly stands out amongst the other nations in terms of all the improvement in the macroeconomic factors. कॉर्पोरेट इंडिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर है पूरा भरोसा, कहा भारत है एकमात्र चमकता सितारा। प्रधानमंत्री को 2016 में जीएसटी लागू होने की पूरी उम्मीद। बेंगलुरु में इंडो जर्मन समिट में कहा देश में बिजनेस के लिए बेहतर माहौल के लिए प्रतिबद्ध। कॉल ड्रॉप रोकने की सरकार की नई कोशिश। स्पेक्ट्रम लेने से पहले कंपनियों को कॉल ड्रॉप रोकने की देनी पड़ सकती है गारंटी। लगातार 5वें दिन बाजार में तेजी। सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट उछला। निफ्टी 8,150 के पार, लेकिन बैंक शेयर में दिखी मुनाफा वसूली। आधार को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट देगा अंतरिम आदेश। इधर आरबीआई सेबी के बाद एडा, ट्राई और पीएफआरडीए भी आए आधार के पक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। गोमांस का अवैध निर्यात रोकने के लिए बंदरगाहों पर टेस्ट लैब बनाएगी सरकार। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा बीफ की आड़ में गोवध बर्दाश्त नहीं। बिहार चुनाव में एफआईआर के बदले एफआईआर का खेल। लालू के खिलाफ बीफ और नरभक्षी बयान पर केस, तो अमित शाह के खिलाफ चारा चोर कहने पर मामला दर्ज। बांद्रा कुर्ला में बसों के लिए अलग से बनेगा कॉरिडोर। 4 महीने में बनकर तैयार होगा प्रोजेक्ट। मारुति बदलेगी अपना डीलरशिप का मॉडल। खुद जमीन खरीदने की तैयारी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और उबर ओला को टक्कर देने की तैयारी में मेरू कैब। $200 मिलियन जुटाने की योजना। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। आईएमएफ ने 2015 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.5% से घटाकर 7.3% कर दिया है। लेकिन आईएमएफ का मानना है कि भारत की ग्रोथ रफ्तार दूसरे उभरते देशों के मुकाबले ज्यादा रहेगी। आईएमएफ का मानना है कि हाल के नीतिगत सुधारों, निवेश में बढ़ोतरी और कमोडिटी कीमतों में गिरावट का फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। आईएमएफ ने इस साल रिटेल महंगाई का अनुमान भी घटा दिया है। वहीं आईएमएफ ने इस साल दुनिया भर में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 3.3% से घटाकर 3.1% कर दिया है। साथ ही आईएमएफ ने चीन की ग्रोथ रफ्तार 7% से नीचे फिसलने का अनुमान भी लगाया है। आईएमएफ ने विकासशील देशों को अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। और आईएमएफ के ग्रोथ अनुमानों पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी। जोशी साहब, स्वागत है आपका। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा तो जताया है, लेकिन ये भी कहा है कि भारत की जो जीडीपी अनुमान है वो कम रहेगी। ऐसी बात सरकार की तरफ से भी निकली कल, जहां खुद सरकार ने माना कि ग्लोबल संकेतों को देखते हुए जीडीपी का अनुमान कम रहेगा। इससे क्या मैसेज एक बनकर निकल रहा है? देखिए, एक तो जैसा आपने सही बताया, गवर्नमेंट ने भी कल अपना एस्टिमेट कम किया है। आरबीआई ने भी 7.4 कर दिया था। हमारा मानना भी यह है कि 2015-16 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहेगी। तो ये एक तरह से ये दर्शा रहा है कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं उनका असर इकोनॉमी पे भी दिखाई देगा। और इंडिया के लिए ग्लोबल हेडविंड्स भी हैं और डोमेस्टिक हेडविंड्स भी हैं। अगर आप नोट करें तो जीडीपी ग्रोथ जिसकी वो फोरकास्ट 2020 तक की गई है वो 8% नहीं क्रॉस कर रही है। वो 2020 में भी 7.7% ही रह रही है। तो एक तरह से ये भी जता रहा है कि इतनी देर तक इतनी हाई ग्रोथ सस्टेन करने और या इससे ऊपर जाने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और सरकार को बहुत इसमें कार्य करना पड़ेगा। इसके बिना जो बेस लेवल है वो 2020 तक भी 7.7% ही रहेगा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही आईएमएफ ने यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी चिंता जताई है। जहाँ पे ग्लोबल मंदी की बात करें तो उसको लेकर काफी साफ चिंता सामने आ रही है। अब मेजर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चीन को लेकर जिस तरह से फिक्रमंद है आईएमएफ, इसका कितना फायदा भारत पे पड़ेगा और ग्लोबल मंदी का भी असर हम कितना गहराता हुआ देखेंगे भारतीय इकोनॉमी पर?
देखिए, हम नेट इंपोर्टर हैं, इसलिए हमें जो कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस ये जो नीचे आए हैं, इसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। इन्फ्लेशन काबू में है, फिस्कल डेफिसिट नीचे आ रहा है क्योंकि सब्सिडी बिल कम हो गया। साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसकी कि IMF ने काफी बात की है, वो भी एक सेफ जोन में है इंडिया का। तो इससे हमें एक इकोनॉमी को रेजिलियंस मिल रही है और मैक्रो पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव साइड है। पर चाइना अगर बहुत ज्यादा चाइना में स्लो डाउन आता है तो उसका विपरीत असर हमारे एक्सपोर्ट्स और चीजों पे भी पड़ेगा। तो अभी तो जो ग्रोथ फोरकास्ट चाइना की है वो इस साल की 6.8 है, अगले साल की 6.3, और IMF का ये मानना है कि ये 6.3 में ही रहेगी। और अगर इसको आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो एक तरह से इन हालात में अगर आप ग्लोबल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इंडिया का ग्रोथ रेट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है इस समय। जोशी साहब, आपने कहा था कि सरकार को ऐसी स्थिति में बहुत कुछ काम करने होंगे। ये कौन से काम है जिससे सरकार इस आंकड़े को और बढ़ा पाएगी? देखिए, पहला तो ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और जब तक बैंकिंग सेक्टर का NPA प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक वो ग्रोथ को एग्रेसिवली फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। वो कॉशियस रहेंगे लेंडिंग में। तो एक तो पहला ये कदम ये उठाने की आवश्यकता है कि आप जल्दी से जल्दी जो NPAs हैं उनको कम करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, वो अभी भी काफी कमजोर बना हुआ है। सरकार ने काफी हद तक कोशिश की है कि बिजनेस क्लाइमेट को थोड़ा इजी किया जाए, और वो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रैंकिंग अभी रिसेंटली आई थी उनमें भी इंडिया का जो रैंक है वो सुधर गया है। तो ओवरऑल धीरे धीरे बिजनेस क्लाइमेट तो इम्प्रूव हो रहा है, पर अभी भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो अभी आने को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अभी लेवरेज बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में डेट बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा ऊपर बनी हुई है, यूटिलाइजेशन बहुत कम है। तो ये सब चीजों को सरकार धीरे धीरे एड्रेस कर सकती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि फटाफट ग्रोथ को ऊपर लाया जा सकता है। अगर ये सुधार होंगे तो ये जो IMF की प्रेडिक्शन है इससे ऊपर भी ग्रोथ जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी हमसे बात करने के लिए इस सारे डिटेल पर। तो क्लियरली तमन्ना, यहाँ पे हमने देखा कि बाकी इकोनॉमी से भले IMF कह रहा है कि भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन जैसा कि जोशी ने कहा कि काम अभी काफी है, और कल बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर भी हमें देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन ये भी ध्यान में है कि इस सरकार ने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ का लक्ष्य है हमारा। तो अगर 2020 तक अभी 7% के आसपास हम हैं तो चिंता का विषय है, और यहाँ पर कुछ नया सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, इधर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि सरकार देश में बिजनेस का बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेंगलुरु में आयोजित NASSCOM के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई सेक्टर खोले हैं। उन्होंने अगले साल GST लागू करने का भी भरोसा दिलाया। We have introduced the GST bill in Parliament. We are hopeful to roll it out in 2016. We are working on a new bankruptcy code. The Company Law Tribunal is soon going to be formed. We want to make sure that our tax regime is transparent and predictable. इधर कॉर्पोरेट इंडिया को भी भारत की ग्रोथ स्टोरी में काफी दम दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक की MD और CEO चंदा कोचर ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। Clearly stands out amongst the other nations in terms of all the improvement in the macroeconomic factors, whether it's the current account deficit, the fiscal deficit, the inflation, the easing interest regime, the currency performance vis-a-vis the other currencies in the world. So I think there is a whole lot of improvement and stability in the macroeconomic factors that stands out very positively. The other thing that stands out very positively is the intent and the direction to derive this move towards this ease of doing business. My own
Q1 experience has been that things are looking up. I think that, there is very positive stuff that's happening in terms of progress on highways. I think coal production has gone up. So, for example, our cement offtake has gone up because of orders being placed for highways by the ministry. So I think that it is a slow process, but very definite signs of it starting to happen. L&T के चेयरमैन AM नायक का कहना है कि देश में निवेश का माहौल सुधरा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अभी और सुधार की जरूरत है। It certainly has improved. It needs to be accelerated further, obviously with more reforms and more measures taken, removing more clerical hurdles. This is really what was talked today all about from German side, and from our side what problem we have in Germany on labor laws and things like that. कॉल ड्रॉप पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार एक और कोशिश करने जा रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो स्पेक्ट्रम आवंटन से पहले कंपनियों को कॉल ड्रॉप रोकने की गारंटी को जरूरी बनाने पर विचार कर रही है। इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये समझाएं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी। उसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकार के वकील से पूछा कि कॉल ड्रॉप अचानक से बढ़ता जा रहा है, गंभीर समस्या बनती जा रही है, सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। तो इस सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जो बातें की गई उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके मुताबिक अब स्पेक्ट्रम का आवंटन तभी किया जाएगा जब टेलीकॉम कंपनियां इस बात की गारंटी देंगी कि एक तय सीमा से ज्यादा कॉल ड्रॉप वो होने नहीं देंगी। ये नोटिस इनवाइटिंग फॉर एप्लीकेशन जब दिया जाएगा, यानी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए जो आवेदन देंगी टेलीकॉम कंपनियां, उसी समय ये शर्त टेलीकॉम कंपनियों के आवेदन के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तय सीमा से ज्यादा अगर कॉल ड्रॉप होता है तो टेलीकॉम कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम का आवंटन रद्द हो सकता है। ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम कम होने की दुहाई भले ही दे रही हो, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां कॉल ड्रॉप रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के वकील ने इस बात का खंडन किया। उनका कहना था कि सरकार के पास खुद ही टावर लगाने की कोई एक समान पॉलिसी नहीं है, स्थानीय प्रशासन की नीतियों की वजह से टावर लगाना दिक्कत हो रहा है, लिहाजा टावर की दिक्कत की वजह से कॉल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। ये टेलीकॉम कंपनियों की दलील थी, लेकिन सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव है, ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अगर सरकार इस पर अंतिम हरी झंडी देती है तो कॉल ड्रॉप के मामले में कह सकते हैं कि सरकार का एक बड़ा फैसला होगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण सारे डिटेल्स के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लगातार 5वें दिन बाजार में तेजी, बाजार का पूरा अपडेट देखिए आगे। और आधार को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट देगा अंतरिम आदेश, पूरी खबर आपको देंगे ब्रेक के बाद। त्योहारों से पहले बैंक से सस्ते कर्ज की सौगात जारी है। एसबीआई, एचडीएफसी के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की दरों में कटौती कर दी है। नई दरें आज से लागू हो गई है और बैंक ने ब्याज दर 0.25% घटाकर 9.65% कर दिया है। और इसके साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने भी होम लोन की दरों को घटा दिया है। इंडिया बुल्स ने दर 0.25% घटाकर 9.60% कर दिया है। बाजार में आज दूसरे दिन भी तेजी जारी रही। सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी 8150 के ऊपर बंद हुआ। मिड कैप शेयर भी चढ़कर ही बंद हुए। हालांकि बैंक निफ्टी में आज दबाव देखने को मिला। बाजार का पूरा हाल बता रहे हमारे सहयोगी हेमंत घाई। अच्छा दिन रहा। बैंक्स और आईटी ये दो ऐसे सेक्टर्स थे जो अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे थे। बावजूद इसके आप देखिए हरे निशान में समाप्ति हुई है। 2 दिन में अगर आप कल की तेजी को भी जोड़ें तो कल 564 पॉइंट्स की तेजी थी सेंसेक्स में, आज 145 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है। तो 2 दिन में 700 पॉइंट सेंसेक्स ने एक रैली दिखाई है, ये एक अच्छी बात कही जाएगी। आईटीसी और एचयूएल जैसे हैवी वेट्स थे जो आज बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। और निफ्टी में जितनी रैली है उसमें आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दरअसल एक शेयर का है, वो है आईटीसी का। इसने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। हमने ये भी देखा 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर निकल गया है अब ये शेयर। ऑयल एंड गैस स्पेस से भी अच्छा सहारा देखने को मिला। आरआईएल, ओएनजीसी, गेल जैसे स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिली। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी हैं जिन्होंने आज के दिन अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इसके अलावा
फार्मा शेयरों की बात करें तो यहां से भी देखिए आज सहारा मिल रहा था। सिप्ला और सन ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 200 दिन के डीएमए के ऊपर आज ट्रेड करना शुरू किया। सन के लिए अच्छी खबरें भी थी, यहां पर इन्होंने एक विदेश में पेटेंट जो मामला इनका उलझा हुआ था उसको सुलझाया और इसलिए देखिए सुबह से ही ये स्टॉक ने मजबूती पकड़ी हुई थी। डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहा। टाटा मोटर्स दूसरे दिन लगातार दौड़ लगाता हुआ नजर आया। ये शेयर कल भी 5% के आसपास की तेजी थी, आज भी 5% के आसपास की मजबूती टाटा मोटर्स में देखने को मिली है। ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और 3 दिन से लगातार देखिए मारुति नीचे ट्रेड कर रहा है। आज भी मारुति संभलने की कोशिश जरूर कर रहा था, लाल निशान में ही जाकर उसने अपनी क्लोजिंग दी है। डेज लो के आसपास करीब 1.25% ये फिसला है। भारत फोर्ज और मदरसन सुमी के लिए आज का दिन भी ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए मुश्किल भरा था, लेकिन चीनी कंपनियां देखिए आज जिस तरह से रैली देखने को मिल रही थी अलग अलग खबरों के चलते कि विदेश में जो भाव बढ़ रहे हैं उससे सहारा मिला। रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि यहां पर सरकार कुछ राहत पैकेज दे सकती है, एक्सपोर्ट करने पर कुछ सब्सिडी आ सकती है। डेज हाई पर ज्यादातर शेयरों ने समाप्ति दी है। बजाज, बलरामपुर, धामपुर, श्री रेणुका, लंबी लिस्ट है उन चीनी कंपनियों की जिन्होंने मजबूत ट्रेडिंग सेशंस दिखाया। छोटे मझौले शेयरों की बात करें तो एचएमटी, आईटीआई भी आज ट्रेडर्स के रडार पर सुबह से ही थे। एचएमटी में तो एक अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। एंजेला मर्केल भारत में आई और उन्होंने उसके बाद एक जर्मन की कंपनी ने उनके सामने एक एमओयू साइन किया है एचएमटी के साथ। आप देखिए 20% के अपर सर्किट पर स्टॉक ने समाप्ति दी है। एजुकेशन शेयर जैसे कि एपटेक, एनआईआईटी के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहा है। एनआईआईटी में 20% का अपर सर्किट सेकेंड हाफ में लगता हुआ नजर आया। तो आज छोटे मझौले सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मिड कैप्स के लिए आज का दिन काफी बेहतरीन रहा। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा के मुताबिक बाजार की बड़ी गिरावट की वजह ग्लोबल संकट रहे हैं, पर अब बाजार को एक तेजी की उम्मीद है जिसमें सरकार और बिहार चुनाव का काफी असर होगा। हमारे अपसाइड को कैप करता है ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं और इमर्जिंग मार्केट से जिस तरह से पैसा लग रहा है। ये था कि हम बहुत ही नीचे आ गए थे, 7,500 वगैरह हमारा मार्केट नहीं है, तो धीरे धीरे और बढ़ेगा। मेरे को लगता है ये मार्केट आपको यहां से थोड़ा थकेगा। 8,250, 8,300 के करीब आप अपना फ्यूचर्स की पोजीशन देखिए, 8,300 के करीब टॉपिश है मार्केट। तो उसके बाद एक कैटलिस्ट की जरूरत रहेगी कि सरकार क्या करती है और सबसे एक अहम मुद्दा रहेगा बिहार इलेक्शन कैसे आता है। तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। ये जो ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन है, डिफ्लेशन है, रिसेशन के जो डर है वो अभी भी कायम है। गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों की ये पूरी पूरी कोशिश है कि ग्रोथ को रिवाइव किया जाए और केपेक्स साइकिल को रिवाइव किया जाए थ्रू पीएसयूज। तो मेरे हिसाब से ऑन डोमेस्टिक साइड सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबल बैकड्रॉप अभी वीक है। और टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई, पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए और इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर अपील दाखिल कर दी है। इन तीनों रेगुलेटर्स ने आधार के इस्तेमाल की छूट देने की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, तीनों रेगुलेटर्स की अपील में क्या दलील दी गई है? देखिए, इनमें सबसे दमदार और सबसे महत्वपूर्ण अपील जो है वो टीआरआई की तरफ से कही जा सकती है। टीआरआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिम कार्ड देते वक्त आधार को जरूरी करने की छूट दे। इससे फायदा ये होगा कि अगर सिम कार्ड इशू करते वक्त आधार कार्ड को जरूरी किया जाता है तो सिम कार्ड गलत हाथों में नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी काफी हद तक मिल सकती है। सिम कार्ड का दुरुपयोग नहीं होगा, इससे गारंटी मिल सकती है। और सिम कार्ड देते वक्त सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं होती हैं वो चिंताएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। इसी तरह पीएफआरडीए की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हम आधार को जरूरी करते हैं, आधार के इस्तेमाल की छूट देते हैं, तो प्रोडक्ट बेचते वक्त जो कागजी कार्रवाई है वो काफी कम हो जाएगी और लोगों को इससे काफी ज्यादा सहूलियत होगी। आईआरडीए का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में आधार के इस्तेमाल को सीमित कर दिया है, लिहाजा कई इंश्योरेंस कंपनियों ने गांव में अपने इंश्योरेंस स्कीम को बढ़ावा देना बंद कर दिया है। कईयों ने तो प्रोडक्ट बेचना भी बंद कर दिया है, क्योंकि कई लोगों के पास पहचान के दूसरे सबूत नहीं होते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जरूरी तौर पर ही ना सही कम से कम वॉलंटरी आधार के इस्तेमाल की छूट दे अलग अलग स्कीमों में। ये तीनों अपील अहम इस वजह से है कि इससे पहले आरबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर चुका है, सेबी अपील कर चुका है, यानी अलग अलग एजेंसियां अपील कर चुकी हैं। 5 राज्यों ने भी अपील कर दिया है जो ये मांग कर रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट आधार के इस्तेमाल की छूट दे, आधार के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाए, ताकि जो सामाजिक कल्याण की योजना है इसको बेहतर तरीके से लागू किया सके, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोका जा सके। इस पर अंतिम सुनवाई पूरे मामले पर कल होनी है और कल सुनवाई
सुनवाई के दौरान दो बातें निकलकर सामने आएंगी। पहला कि सुप्रीम कोर्ट शायद आधार के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा दे, दूसरा कि सरकार की नीतियां निर्धारण में सुप्रीम कोर्ट किस हद तक अपना दखल दे, ये भी काफी हद तक साफ होने की संभावना इस पूरी सुनवाई के दौरान। शुक्रिया। और सरकार की कोशिशें हुई फेल, तमाम कोशिशों के बाद क्यों नहीं घट रहे दालों के दाम, बताएंगे ब्रेक के बाद। और एविएशन सेक्टर में आए अच्छे दिन कैसे, ये भी बताएंगे आगे। देश भर में अरहर दाल के दाम 150 रुपए किलो के पार हो चुके हैं। इसकी महंगाई का आलम यह है कि पिछले हफ्ते भर में ही दालों की खुदरा कीमत करीब 5% बढ़ गई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद क्यों दाल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही, बता रही हमारी संवाददाता अर्नब वसावड़ा। हफ्ते भर पहले दिल्ली के खुदरा बाजार में आपको अरहर दाल 142 रुपए किलो मिल रही थी, अब उसकी कीमत है 160 रुपए। इसी तरह 110 रुपए किलो मिलने वाली उड़द दाल की कीमत 117 रुपए पहुंच गई है। दालों का यह हाल पूरे देश में एक जैसा है। दालों के दाम में लगातार बढ़ोतरी की वजह जानने हम पहुंचे दिल्ली के नया बाजार। यहाँ के दाल व्यापारियों के मुताबिक मौसम की मार की वजह से इस साल 115 लाख टन दालों का उत्पादन हुआ, जो खपत के मुकाबले 65 लाख टन कम है। इसके अलावा सरकारी नीतियाँ भी दालों की कीमतें बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। दालों के दाम कम लाने हैं तो हमें दीर्घकालीन योजना बनानी पड़ेगी और उसी पे अमल करना पड़ेगा। यदि हम चाहें कि कहीं किसी प्रकार से व्यापारी पे दमन करके या स्टॉक सीमा लगा के या किसी प्रकार की कार्रवाई करके दालों के भाव कम लगा लें तो आप महीना 20 दिन के लिए कम हो सकता है, लेकिन जिसा पिछली सरकारों ने किया उसके हमें परिणाम देखने पड़ रहे हैं कि आज कोई भी व्यापारी दालों का स्टॉक करके राजी नहीं है, दालों का व्यापार करके राजी नहीं है, इसलिए दालों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के मकसद से दाल इंपोर्ट का फैसला तो कर लिया, लेकिन अभी तक इंपोर्टेड दाल बाजारों में पहुंची नहीं है। स्टॉक लिमिट की मियाद बढ़ाने जैसे फैसले भी कीमतों को बढ़ने से रोक नहीं पाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी पुराना राग ही अलाप रही है। देखिए, वजह तो साफ है कि इस साल फसलों को कुछ नुकसान हुआ निश्चित रूप से, तो उसकी वजह से थोड़ी बढ़ी है। इंपोर्ट से ही अभी कोशिश है और लगातार सरकार का प्रयास है कि दालों का रकबा बढ़े, दालें ज्यादा पैदा हों, क्योंकि हम पिछले बहुत सालों से दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए लॉन्ग टर्म उपाय करने होंगे। इसके लिए ये भी जरूरी है कि किसानों को दाल की खेती करने के लिए बढ़ावा मिले। तुअर दाल, उड़द दाल, इन सबके जो दाम जो आसमान को छू रहे हैं उसको कम करने के लिए सरकार ने इसे इंपोर्ट करने का तो फैसला ले लिया है, लेकिन दालों के व्यापारी की माने तो ये कदम नाकाफी है और सरकार को दालों के बफर स्टॉक के बारे में भी सोचना होगा। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप ने आज फिर कहा है कि सरकार नियम बदले ताकि उनकी नई एयरलाइंस विस्तारा को विदेशों में उड़ान भरने की इजाजत मिल सके। उनका कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाने की जरूरत है, जबकि 5 से 20 जैसे नियम, 520 जैसे नियम एविएशन सेक्टर के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। काफी धूमधाम से शुरू हुई विस्तारा की तारीफ तो बहुत होती है, मगर घरेलू उड़ानों में उसकी काफी सीटें खाली जा रही है और कंपनी का कहना है कि सरकार को एटीएफ पर टैक्स कम करने चाहिए और हवाई किराए का मसला भी पूरी तरह एयरलाइंस पर ही छोड़ देना चाहिए। We think everyone needs to realize that today 70% of India's international air traffic is being carried by foreign airlines, and India is able to only utilize 26% of its bilateral traffic rights. That cannot be in the interest of Indian carriers or of the Indian nation. So if the 5 and 20 rule is not achieving its outcome, then we think we need to revisit that rule. और एक बात तो साफ है, जब से क्रूड सस्ता हो रहा है, एयरलाइंस के अच्छे दिन आ गए हैं, एटीएफ सस्ता हो गया है, हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है अब हमारे सहयोगी नियति। कैसे एविएशन सेक्टर इस वक्त ऊंची उड़ान भर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। एविएशन कंपनियों के तो दिन फिर ही रहे हैं, साथ साथ में आपके और मेरे जैसे ग्राहकों के भी दिन अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन के लिए ज्यादातर जो एविएशन कंपनियां उन्होंने अपने डिस्काउंट्स देने शुरू कर दिए हैं। जेट एयरवेज, जिसकी 7% इनकम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आती है, उन्होंने अपने वहां जो प्राइसेस है वो 30% के आसपास की इन्होंने कटौती कर दी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूएस, गल्फ और मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज में आप जाना आपको 30% सस्ता हो सकता है। एयर एशिया ने यहाँ पे अपनी ऑल इंक्लूसिव 1290 रुपए में
अपनी फ्लाइट्स लॉन्च की हैं। एयर इंडिया एक कंपेनियन स्पेशल फेस्टिव सीजन डिस्काउंट की एक कंपेनियन स्कीम लेके आ रहा है और भारत की फेवरेट लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट ने भी अपनी डायरेक्ट फ्लाइट्स अनाउंस की हैं दुबई के लिए। अब आप अमृतसर और कैलकट से भी 5,000 रुपए में दुबई जा सकते हैं। लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि डिस्काउंट्स के बावजूद और सुपर सेविंग ऑफर्स के बावजूद एयरलाइन कंपनियों को यहाँ पे फायदा हो रहा है और इनकी टर्न अराउंड हो रहा है। और हम क्यों कह रहे हैं उसके हमारे पास रीजंस हैं, जैसे कि हवाई सफर यात्रा करने वालों की जो यात्रियों की जो संख्या है वो हर साल 20% की दर से यहाँ पे बढ़ रही है। डिस्काउंट स्कीम्स के ये जो ऑफर स्कीम्स है उससे पैसेंजर लोड यहाँ पे बढ़ा है और आपने देखा होगा सितंबर में जो सीट लोड फैक्टर बढ़ा है स्पाइस जेट का हो, चाहे वो जेट एयरवेज का हो या इंडिगो का हो, 92% तक के यहाँ पे सीट लोड फैक्टर और रात्रि संख्याओं में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। कंपनियों ने जिस तरह से अपने पिछले तिमाही के नतीजे पेश किए थे उससे साफ तौर पे पता चलता है कि कंपनियों की यहाँ पे आमदनी भी बढ़ रही है। इंडिगो ने रिकॉर्ड मुनाफा अपना यहाँ पे पेश किया था 2015 में, 300% का प्रॉफिट जंप था। स्पाइस जेट ने भी अपना घाटा कम किया। जेट एयरवेज के पहली तिमाही के बहुत ही स्ट्रांग यानी मजबूत नंबर यहाँ पे आए थे। एयरलाइन कंपनियों ने अपनी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर की है। छोटे छोटे शहरों में ऑनलाइन बुकिंग से इनकी यात्री संख्या यहाँ पे बढ़ी है। नए एयरक्राफ्ट जो ये जोड़ रहे हैं उससे मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी यहाँ पे कम आ गई है। और एक बड़ा फैक्टर जो कि इनको सबसे ज्यादा एड कर रहा है वो है एटीएफ के दामों में कमी आना। एटीएफ के दाम जो कि 60% इनका कंट्रीब्यूशन होता है, जिसका लागत में उसमें 50% की कमी आई, यानी आधे हो गए हैं ये दाम। यही रीजन है कि हम आपको बता रहे हैं कि एविएशन कंपनियों में अब निवेश करने का अच्छा मौका है। यहाँ टर्न अराउंड है, यहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न मिलने को मिल सकते हैं। और हम ही नहीं, हमारे ही चैनल पे आपको कई बड़े दिग्गज ऐसे दिखेंगे जिन्होंने आपको इस सेक्टर में दाव लगाने की सलाह दी है। रमेश दमानी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, साथ साथ में विक्रम कोटक, ये दो ऐसे बड़े नाम है जिन्होंने आपको एविएशन सेक्टर में या एविएशन शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। यहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए नियति। और फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गोमांस का अवैध निर्यात रोकने के लिए बंदरगाहों पर टेस्ट लैब बनाएगी सरकार। और बिहार चुनाव में एफआईआर के बदले एफआईआर का खेल, देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। आईओबी की बिगड़ी हुई वित्तीय हालत को लेकर आरबीआई ने सख्ती का रुख अपना लिया है। रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक को सुधार के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। और इस पर और जानकारी के लिए जुड़ते रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी से। बताएं पूजा, यहाँ पे आरबीआई ने किस तरह से सख्ती बरती है? जी, आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को सुधार करने के लिए कदम उठाने को कहा है, क्योंकि बैंक के एनपीएस, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और आरओई को लेकर कुछ कंसर्न्स यहां पर चल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने तुरंत एक करेक्टिव एक्शन लेने को कहा है और इसकी अगली समीक्षा दिसंबर और मार्च में होगी। यहां आपको बता दें कि आरबीआई के बेसिल 3 नियम के अनुसार अगर बैंक का सीएआर 9% से कम हो, टियर 1 कैपिटल 7% से कम हो, एनपीए लेवल्स की बात करें तो वो 10% से ज्यादा, और अगर आरओए 0.25% से नीचे हो तो आरबीआई यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लेने को कहती है बैंकों को। और अगर आईओबी की बात करें तो आईओबी का जो सीएआर है वो 9.75% है, लेकिन टियर 1 कैपिटल जो 7% है उसके नीचे है, करीब 6.3% है। एनपीएस भी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। और अगर आरओए की बात करें तो FY15 के Q2 और Q3 में आरओए जो थे बैंक के वो नेगेटिव थे, और इस वक्त Q1 FY16 की बात करें तो ये आंकड़ा 0.02% है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर FY15 में जो 0.39% था वहां से लगातार आरओए के आंकड़ों में यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से आरबीआई ने बैंक को कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने को कहा, लेकिन बैंक का कहना है कि कैपिटल इन्फ्यूजन जो कि बैंक में जो कैपिटल इन्फ्यूजन होगा करीब 2000 करोड़ का, उसकी वजह से आगे चल के बैंक के कैपिटल के हालात में सुधार देखने को मिलेगा। एसेट क्वालिटी भी आगे स्टेबल रहने की उम्मीद है। और जो आरओए के जो एक सबसे बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है बैंक के लिए, उसमें भी आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। तो बैंक की ग्रोथ और प्रदर्शन पर यहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। जी शुक्रिया। और एमएमआरडीए ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने का नया तरीका ढूंढा है। नई योजना के तहत अब बेस्ट की बसों के लिए बीआरटीएस की तर्ज पर एक अलग रोड बनाई जाएगी। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को घंटों जाम से छुटकारा मिलेगा। रौनक कुकड़े की देखिए रिपोर्ट।
यह है मुंबई का सबसे बड़ा कॉमर्शियल हब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। यहाँ कई सारी नामी कंपनियों के दफ्तर भी हैं, लेकिन कारों की ये लंबी कतार अब मुश्किल पैदा कर रही है। सुबह शाम भारी ट्रैफिक के कारण दफ्तर समय पर पहुँचना मुश्किल हो गया है। कई बार लोगों को 3 किलोमीटर तक का सफर तय करने में 45 से 50 मिनट तक लग जाते हैं। इससे निपटने के लिए MMRDA ने बेस्ट की बसों के लिए 3.5 किलोमीटर लंबा स्पेशल कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार किया है। देखिए, अभी तो प्रेजेंटली तो हम लोग तो बेस्ट की जो बसेस है उसके लिए हम लोग सेपरेट डेडिकेटेड रहेंगे, लेकिन बाकी भी बसेज जो रहेंगे उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे और सिचुएशन को नजर रखते हुए हम लोग एप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे। बेस्ट की बसों के लिए बनने वाला ये स्पेशल कॉरिडोर पहले फेज में MTNL जंक्शन से लेकर कलानगर तक बनेगा। उसके बाद सेकंड फेज में इसे बढ़ाकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूदा ONGC बिल्डिंग तक करने का प्लान है। स्पेशल कॉरिडोर की लागत 2 करोड़ आएगी। MMRDA का कहना है कि ये प्रोजेक्ट काम शुरू होने के बाद 4 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। भोपाल और अहमदाबाद में इस तरह के BRTS प्रोजेक्ट काफी सफल रहे हैं। MMRDA का कहना है कि मुंबई जैसे शहर में भी ये काफी कारगर साबित होगा। आम लोग भी इसे काफी अच्छा कदम मान रहे हैं। 5 o'clock के बाद अगर आप निकलोगे तो देयर विल बी अ लॉन्ग क्यू, बहुत ज्यादा रश आवर होता है। और स्पेशली जहाँ पे हम लोग मैं अभी बांद्रा स्टेशन जा रहा हूँ और दोनों तरफ कुर्ला तरफ पब्लिक की सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है। सो इट इज अ वेरी गुड आइडिया। हम सब ट्रैफिक में फंस के जहाँ पे 10 मिनट का काम है आधे घंटे में जाते हैं, तो हम सब के लिए नॉर्मल हो जाएगा। बांद्रा कुर्ला के अलावा भी मुंबई के कई इलाकों में BRTS की जरूरत है। अगर यहाँ ये सफल होता है तो MMRDA ऐसा कॉरिडोर दूसरे इलाकों में भी बनाएगा। रौनक कुकड़े, मुंबई। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अब अपने डीलरशिप के लिए खुद ही जमीन खरीदेगी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी इसके लिए एक नया डिवीजन भी बनाने जा रही है। पूरी खबर को समझते हैं हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा से। मुग्धा, ये समझाएं कि क्या है डीलरशिप को लेकर मारुति की अब ये नई योजना। जी, सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि मारुति सुजुकी एक नए तरीके का डीलरशिप मॉडल लेकर आने वाली है, जहां पर वो एक कंपनी बनाएंगे, एक डिवीजन बनाएंगे जो कि लैंड एक्वायर करेगा। ये लैंड बैंक डीलर्स को दिया जाएगा, यानी कि कंपनी के ओन्ड लैंड पर आगे डीलरशिप्स बनेंगी। अभी कंपनी के पास करीब 3500 डीलरशिप्स हैं। जो कंपनी ने अपने प्रीमियम डीलरशिप लॉन्च की है नेक्सा, उसमें से कुछ एक डीलरशिप्स ऐसी हैं जो कि उनकी खुद की लैंड पर भी हैं। तो इसी मॉडल को आगे एक्सटेंड किया जाएगा और ये सारे डीलर्स पर लागू हो सकता है जहां पर उनके खुद के लैंड पर ये डीलरशिप्स होंगी। और कंपनी की ये भी योजना है कि वो आगे इस डिवीजन को हाइव ऑफ कर सकती है एक सब्सिडरी में। साथ ही आपको बता दें कि ऐसा ये पहली बार होगा कि कोई इंडियन कंपनी इस तरीके का मॉडल अपनाए जहां पर लैंड उनका हो और डीलरशिप वर्क कर रही है उसके ऊपर। ऐसा मॉडल बाहर जापान में टोयोटा अपनाता है, बट भारत में ये पहली बार होगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे मारुति एक नए तरीके के फेज से जा रही है, जहां पर वो एक कुछ नया डेवलपमेंट, नए मॉडल को अपना रहे हैं। जहां जैसा हमने सुजुकी के साथ उनके करार के बारे में बात की, अल्टीमेटली आगे क्या निकल कर आता है, क्या रिपरकशंस होते हैं, ये तो देखना ही होगा। लेकिन इस खबर पर मारुति ने फिलहाल कोई भी कॉमेंट करने से इनकार किया है। जी, शुक्रिया मुग्धा सारे डिटेल्स के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे आवाज एट 9 में, लेकिन आगे दादरी कांड पर भड़काऊ भाषण देने से नहीं बाज आ रही हैं पार्टियां। क्या है पूरा अपडेट, इस ब्रेक के बाद देंगे। दादरी कांड के बाद सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। दादरी कांड पर भड़काऊ भाषण के लिए ओमजी महाराज हिंदू रक्षक दल और परवेज पर मामला दर्ज हो गया है। वहीं लालू यादव के खिलाफ भी भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ धारा 144 तोड़ने की शिकायत भी दर्ज की गई है। डीएम के आदेश पर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। दादरी हत्याकांड पर सियासी बयानबाजी खत्म नहीं होने दे रही है। इस घटना के एक हफ्ते बाद केंद्र में दूसरे नंबर के मंत्री अरुण जेटली ने जरूर इसकी निंदा की है, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और अखलाक के बेटे सरताज ने योगी आदित्यनाथ के बयान को गलत बताया। सरताज का कहना है कि उनके पिता उनके जन्म के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए। इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि अखलाक अब पाकिस्तान गए थे।
मुझे इसकी सूचना नहीं है। अगर होगी तो किसी और को होगी, ये दादी को हो क्योंकि उनकी माँ को, या जैसी भी बात है, तो मुझे इसकी सूचना नहीं क्यों गए थे। मेरी याद में तो नहीं गए थे। उधर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आजम खान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान पाकिस्तान से मिले हुए हैं। आजम खान तो पाकिस्तान की तरह गीदड़वाड़ी धमकी देते हैं, रोज पाकिस्तान यूनियन में जाता है, तो ये लगता है कि आजम खान पाकिस्तान से मिले हुए हैं। वो बार बार पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं। कभी भारत माता को डायन कह देते हैं, कभी पाकिस्तान में बैठे हुए दाऊद की बात कि दाऊद का पैसा मुलायम सिंह के जन्मदिन पर लग रहा है, ऐसा बोल देते हैं। कभी वो अमित शाह को शैतान कह देते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। मुझे लगता है आजम खान मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति हैं, उन्हें रांची में, आगरा में कहीं ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और बीजेपी के हमलों पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस संघ के निशाने पर दादरी कांड हुआ और अगर सरकार में हिम्मत है तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। गृह मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है वो एक कंफ्यूजन है और फाशिस्टों को और बढ़ावा देता है। एक तरफ साक्षी महाराज जो मेंबर पार्लियामेंट है, आदित्यनाथ मेंबर पार्लियामेंट है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं। आज उन्होंने हमारी मां को काट देने के लिए कहा है, तो ये सिर्फ धोखे की भाषा है और इस धोखे में न हम आएंगे और न ही इंटरनेशनल बरादरी आएगी। देश के छोटे मझोले कारोबारियों के लिए अब अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना और आसान हो गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यम आधार पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर जाकर कोई भी नया कारोबारी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। इसके लिए कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा। एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र के मुताबिक कारोबार आसान करने और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को विकसित करने की दिशा में ये कदम अहम साबित होगा। अब तक 800 कारोबारी नए सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 300 पेज में हुआ करता था, जिसको भरने में पता नहीं कितना लगता था, उसको हमने केवल 20 पॉइंट के अंतर्गत आबद्ध किया है और 20 पॉइंट में सारी चीजें आ जाती हैं और बाकायदे ऑनलाइन होने के नाते एकदम पारदर्शिता इसके अंतर्गत है। स्वयं आप सेल्फ सर्टिफाई भी करेंगे, स्वयं ही यहाँ हमने ये सारी चीजें कर दी है और फिर जब आपका लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा विद इन 3 मिनट्स यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन। पर ई कॉमर्स से जुड़ने वाले छोटे मझोले उद्योगों की कमाई और मुनाफे में करीब 1.5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बात सामने आई है दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील और केपीएमजी की एक रिपोर्ट से। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसएमईज ई कॉमर्स से जुड़कर कम लागत में अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 तक देश में ई कॉमर्स सेक्टर $80 अरब का होगा। इसकी ग्रोथ में एसएमईज का अहम रोल हो सकता है। और अब कैब की तरह एक क्लिक पर हाजिर होंगे ऑटो रिक्शा भी। कैसे, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। पैसे की कमी और क्लियरेंस में लेक लतीफी की वजह से अब रेल प्रोजेक्ट्स नहीं लटकेंगे। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे की आमदनी बढ़ाने और अहम प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए रेल मंत्रालय अश्योर्ड फंडिंग की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही बजट प्रस्तावों को लागू करने में तेजी लाने के लिए भी नया सिस्टम लागू किया गया है। धीमी रफ्तार से चल रही रेल को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 15 साल से अटके प्रोजेक्ट्स में से प्राथमिकता के आधार पर 120 को चुना गया है, जिनकी लागत करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की है। इन प्रोजेक्ट्स को एलआईसी से मिल रहे कर्ज के जरिए पूरा किया जाएगा। रेलवे की स्टडी के मुताबिक इनमें से 10 में से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां रेट ऑफ रिटर्न 14% से ज्यादा है, लेकिन उन पर 20% से भी कम काम हो पाया है। इनमें हाजीपुर रामदयालु नगर, भीमसेन झांसी और वटला अहमदाबाद थर्ड लाइन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। एलआईसी पहले ही 5 सालों के लिए रेल मंत्रालय को 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सैंक्शन कर चुकी है और अब सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक से भी इस दिशा में बातचीत जारी है। एलआईसी और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के जरिए रेल मंत्रालय की कोशिश अगले 3 सालों में आमदनी बढ़ाने वाले इन 120 प्रोजेक्ट्स पर
कम से कम 60 से 65% काम पूरा करने की है। लंबे समय से फंसी परियोजनाओं पर काम तेज करने के अलावा बजट प्रस्तावों को भी अमली जामा पहनाने के लिए मंत्रालय ने कोशिशें शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 96,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ऐसी 82 परियोजनाओं को चुना गया है, जिनके पूरे होने के बाद रेलवे की आमदनी बढ़ेगी। इनमें से 77 परियोजनाएं लाइन डबलिंग, 4 नए लाइन बिछाने और 1 गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट शामिल है। इनमें से 58 की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है और 24 को नीति आयोग से मंजूरी मिल चुकी है। इनमें अहमदाबाद राजकोट, वसई जेएनपीटी और इंदौर मऊ रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। रेल मंत्रालय का मकसद है कि रेल नेटवर्क का विस्तार तो हो ही, उसके साथ साथ आमदनी भी बढ़े ताकि कर्ज को समय पर चुकाया जा सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। और देश के सबसे बड़े रीजनल न्यूज नेटवर्क ईटीवी ने ब्रिटेन के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क बीबीसी के साथ करार किया है। इसके तहत ईटीवी के दर्शक बीबीसी के जरिए दुनिया भर का हाल समाचार ले सकेंगे। ईटीवी पर बीबीसी दुनिया नाम से न्यूज बुलेटिन सोमवार से शुक्रवार हर रात 9:20 पर चलाया जाएगा, जिसमें दुनिया भर की खबरें होंगे। ये पहली बार है जब देश में किसी न्यूज नेटवर्क ने बीबीसी के साथ करार किया है। इस मौके पर ईटीवी के नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ बीबीसी एशिया के रीजनल एडिटर जूलियाना आयोटा और बीबीसी बिजनेस डेवलपमेंट हेड इंदु शेखर सिन्हा भी मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि जिन ऑटो वालों से रोजाना आप माथापच्ची करते हैं, वो सिर्फ एक ऐप पर क्लिक करने से आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे? इस सोच को हकीकत में बदलने का काम किया है ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स ने, जो अब ऑटो रिक्शा एग्रीगेटर का काम भी कर रहे हैं। देखिए दीपाली नंदा की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में रहने वाली सिमरन और चंद्रकला ज्यादातर दिल्ली वालों की तरह ऑटो की रेगुलर यूजर हैं। पहले इन्हें अक्सर ऑटो ड्राइवर्स की मनमानी का शिकार होना पड़ता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ये राहत की सांस ले रही हैं। मैं ऑटो वाले से बात करूंगी, जब हम नॉर्मल यूज करते थे तो वो कभी कभी हमसे ज्यादा पैसे चार्ज करते थे क्योंकि उन्हें वापस भी आना होता है। तो देन आई थिंक इस चीज से भी यहाँ पे बचाव है। ओला की जो ऑटो सर्विसेज हैं वो उतना ही चार्ज करेंगी, बस इतना डिफरेंस है कि वो 10 रुपए ज्यादा चार्ज करेंगे, बट इट्स वर्थ इट। Being a girl, safety is more important. मैं रहती हूँ GTB नगर, which is quite far. Sometimes ऐसा होता है कि मुझे टाइम पे पहुँचना है ऑफिस, but then due to some problem, maybe communication problem, sometimes it happens that there is a bun, but then I have to attend office. In that case, like Ola Auto have helped me a lot. एप्लीकेशन बेस्ड ऑटो और टैक्सी बुकिंग ने जाहिर तौर पर आम लोगों की जिंदगी तो आसान कर ही दी है, लेकिन इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा एक ऐसे तबके को हो रहा है जो अब तक टेक्नोलॉजी से कोसों दूर था। टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी कमाई को बढ़ाने वाले लोगों में से एक हैं मिंटू सिंह, जो पिछले 10 सालों से दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं। ऑटो का रोजाना किराया 350 रुपए चुकाने के बाद वो बमुश्किल 200 से 250 रुपए तक कमा पाते थे, लेकिन ओला से जुड़ने के बाद अब मिंटू सिंह की कमाई 25% तक बढ़ गई है। जैसे जनकपुरी चले गए, वहाँ जाने में सवारी नहीं मिलता था, तो हम लोग सोचते थे कि अब नहीं जाएंगे वहाँ पे। शाम हो जाता था 5 बजे या 3 बजे के बाद, तो हम लोग लंबा नहीं जाते थे, लेकिन अब इससे चले जाते हैं तो 10-15 मिनट में फिर सवारी हम लोगों को वापसी मिल जाता है। मिंटू की तरह ही मृत्युंजय भी ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। खास बात यह है कि ना तो उन्हें अब सवारियों से ज्यादा पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है, ना ही सवारी ढूंढने की चिंता। ओला मनी के जरिए उनको OTP नंबर देना होता है, तो हम अपने मोबाइल में जो एप्स में मनी डालते हैं, अमाउंट डालने के बाद OTP नंबर डाल देते हैं। OTP नंबर डालने के बाद वो पैसे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में चले जाते हैं उसी समय। ओला और उबर ऐप के जरिए बुक किए जाने वाले इन ऑटो का किराया सरकारी तय दरों के हिसाब से होता है। सवारी को कन्वीनियंस चार्ज के तौर पर सिर्फ 10 रुपए अतिरिक्त देने होते हैं। इस सर्विस में कंज्यूमर के लिए एक और सुविधा है कि वो कैश और ऑनलाइन दोनों तरह से पेमेंट कर सकता है। उबर ने दिल्ली में उबर ऑटो की शुरुआत कर दी है, जबकि ओला दिल्ली, NCR, बेंगलोर और चेन्नई समेत 6 शहरों में सर्विस दे रही है। पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च करने के बाद से ओला के प्लेटफॉर्म पर अब तक करीब 75,000 ऑटो ड्राइवर आ चुके हैं। Our interest is in the mobility of people, and auto is a very important use case. And going forward, there can be a lot of ways to explore ways to bring in a phenomenal revenue model here.
ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स की ऑटो सेगमेंट में आने की वजह है टैक्सी के मुकाबले इसका बड़ा बाजार और कंज्यूमर से मिल रहा शानदार रिस्पॉन्स। इन कंपनियों का मानना है कि ऑटो एग्रीगेटिंग का ये बिजनेस साल भर में ही 3 गुना तक बढ़ सकता है। पुलक वाजपेयी के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। तो तमन्ना, ये सुविधा जो कैब एग्रीगेटर्स ने शुरू की है बाकी तमाम बड़े राज्यों में तो है सिवाय मुंबई के, जहां पर ऑटो मिलना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और ऐसी कंपटीशन जब आएगी तब शायद सर्विस अच्छी होगी, लेकिन ये भी देखना है कि सरकारें इन एग्रीगेटर्स को ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ना करने की कोशिश करें। लेकिन अच्छी सर्विस देने वाले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास कंज्यूमर पहले ही जाएगा, तो कंपटीशन से कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल। चलिए, आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।